गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो है मिनरल्स। और मिनरल्स हम किनको कहते हैं? कोई भी ऐसा तत्व या यौगिक, एलिमेंट या कंपाउंड। एलिमेंट मतलब जो जिसमें सिर्फ एक ही प्रकार के अणु मौजूद होते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ सिमिलर टाइप। जैसे अगर आयरन है तो प्लेन आयरन होगा। अगर उसमें ऑक्सीजन मिल जाए तो वो आयरन ऑक्साइड या एक कंपाउंड बन जाता है। तो कंपाउंड या यौगिक जो दो या अधिक तत्वों से मिलकर बने हुए होते हैं, मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स ड्यू टू अ केमिकल रिएक्शन। और एलिमेंट्स वो होते हैं जिनमें प्लेन सिर्फ एक ही तरह का मॉलिक्यूल मिलता है। जो मिनरल्स हैं वो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है उनका, क्रिस्टल जैसा उनकी संरचना होगी। और होमोजेनस, होमोजेनस मतलब सब, अगर आप पूरा कोई चीज़ अगर 100 ग्राम रखिए, कहीं से भी उठा के देख लेंगे, जो नमक है सोडियम क्लोराइड, वो हर जगह सोडियम क्लोराइड ही मिलेगा आपको। ऐसा नहीं होगा कि कहीं क्लोरीन ज़्यादा है कहीं सोडियम ज़्यादा है। जो आपका खाने वाला सिंपल सॉल्ट है वो एक होमोजेनस क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है। तो मिनरल्स जो हैं वो एक ही प्रकार के पदार्थ से या सब्सटेंस से बने हुए होते हैं, जो कि नेचर के इनऑर्गेनिक प्रोसेसेस की वजह से हैं, जो अकार्बनिक या जो जीवित प्राणियों में नहीं होती हैं जो प्रक्रियाएं। जैसे पत्थर का घिस के मिट्टी में कन्वर्ट होना, तो उसके अंदर जो मिनरल्स या तत्व मौजूद हैं वो पौधों तक पहुंचना, और फिर जब हम उन्हें भोजन में ग्रहण करते हैं, जब हम उसको आहार में लेते हैं, तो वो हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं। तो मिनरल्स जो हैं उनको हम शरीर में उनकी मौजूदगी के आधार पे, और हमें अपने डाइट में कितने चाहिए दैनिक, उसमें मिलीग्राम्स में या माइक्रोग्राम्स में या नैनोग्राम्स में, उसके आधार पर उनको विभाजित करते हैं या डिवाइड करते हैं। तो जो मिनरल्स हैं या खनिज पदार्थ हैं वो मैक्रो मिनरल्स या माइक्रो मिनरल्स। मैक्रो मतलब ज़्यादा या बड़ा, और मिनरल्स मतलब खनिज। माइक्रो मतलब छोटा। तो जो मानव शरीर में के कुल वजन का, कुल भार का 0.05% से ज़्यादा जो खनिज मौजूद है हमारे शरीर के अंदर, उसको हम मैक्रो मिनरल मानते हैं। और जिसका स्तर इससे कम है शरीर में, उसको माइक्रो मिनरल माना जाता है। तो जो सबसे पहला और जिसके बारे में हम सब ने बहुत ज़्यादा सुन रखा है मैक्रो मिनरल, वो है कैल्शियम। कैल्शियम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पदार्थ है या तत्व है हमारे शरीर के अंदर पाया जाने वाला। और एक वयस्क व्यक्ति जिसका अगर हम औसत वजन माने 60 किलोग्राम, तो उसके शरीर में लगभग 1 किलोग्राम कैल्शियम होगा। इस पूरे 1 किलोग्राम कैल्शियम का 99% जो है वो दांतों में और हड्डियों में होता है, और 1% बाकी के सॉफ्ट टिश्यूज जैसे ब्लड, मांसपेशियां, लिवर या यकृत, हार्ट, ऐसी जगहों पे पाया जाता है। जो ब्लड प्लाज्मा है, अगर खून में जांच की जाए कैल्शियम की, तो 9 से 11 मिलीग्राम पर डीएल प्रति 100 ml, डीएल मतलब प्रति 100 ml, 9 से 11 मिलीग्राम कैल्शियम का स्तर होना चाहिए। और ये लगभग इसके आसपास ही रहता है। बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव इसमें नहीं देखने को मिलते। जब होते भी हैं तो या तो 6 या 11 से ऊपर जाएगा तो 14, 6 से 14 मिलीग्राम, यानी 3 नीचे स्तर नीचे की तरफ या 3 स्तर ऊपर की तरफ इसमें परिवर्तन देखने को मिलता है। कैल्शियम की कमी आहार में अगर हम ब्लड से पता लगाने की कोशिश करें तो ये वैसे भी बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जब भी डाइट में कैल्शियम कम होता है, शुरुआती जब उसकी स्टेज चल रही होती है, तो बोन्स में जो कैल्शियम जमा होता है वहाँ से इसको पूरा कर लिया जाता है। और इस कारण से कैल्शियम की कमी शुरू होने के एक्चुअली बहुत समय बाद हमको पता लगता है कि बॉडी में कैल्शियम की कमी है, क्योंकि तब तक बोन्स काफ़ी वीक हो चुकी होती हैं। जो सबसे अच्छे स्रोत हैं कैल्शियम के, उसमें दूध सबसे अच्छा स्रोत है। उसके अलावा हरी पत्ते वाली सब्जियां, जिनमें खास तौर पे चौलाई या अमरंथ, फेनुग्रीक या मेथी,
ड्रमस्टिक या सेंजन की फली जिसको हम कई बार कहते हैं, उसकी जो पत्तियां होती हैं। अनाज में रागी और राजकीरा या राजगिरी का आटा जो व्रत में खाया जाता है। रागी नॉर्थ इंडिया या हमारे उत्तर भारत में ज़्यादा काम में नहीं लिया जाता, अब मिलने लगा है। लेकिन रागी मेनली साउथ इंडिया का या दक्षिण भारत का अनाज है, और ये छोटे भूरे रंग के दाने होते हैं। इनके कैल्शियम की मात्रा काफ़ी अच्छी होती है। इसके अलावा सफ़ेद तिल में कैल्शियम की मात्रा काफ़ी अच्छी पाई जाती है। और एक आपने सुना होगा कमलगट्टा। कमलगट्टा जो कमल की जो नाल होती है, कमल ककड़ी जिसको कहते हैं, उसके साथ ही वो बीज जैसा होता है, उसमें कैल्शियम की मात्रा अच्छी पाई जाती है। कैल्शियम के क्या काम है हमारे शरीर में? मेन चीज़ हम सब जानते हैं, बचपन से सुनते आए हैं, हड्डियां मजबूत करने के लिए कैल्शियम बहुत ज़्यादा आवश्यक है। आपके बोन्स का में जो टोटल खनिज पदार्थ हैं, हड्डियों के अंदर जितने भी खनिज पदार्थ हैं, सिर्फ कैल्शियम से नहीं बनती हैं हड्डियां। उसके अलावा फास्फोरस है, आयरन और मैग्नीशियम है, जिंक है, सोडियम है, फ्लोराइड है, और कैल्शियम का एक बहुत हार्ड फॉर्म होता है हाइड्रोक्सीपेटाइट। इन सब से मिलकर के हड्डी बनती है। लेकिन अधिकतर हिस्सा जो है 39.9%, करीबन 40% हिस्सा जो है वो कैल्शियम से बनता है। अब यहाँ पे कैल्शियम के अलावा एक कोलेजन प्रोटीन का नाम भी ज़्यादातर हम लोगों ने सुना हुआ है। कोलेजन एक ऐसा प्रोटीन है जो हमारी त्वचा में तो इलास्टिसिटी या लचीलापन के काम आता है, और उसकी तनाव की स्थिति, जो यूथफुलनेस है, जो स्ट्रेस्ड रहती है स्किन, उसको बनाए रखने के लिए इम्पॉर्टेंट है। हड्डियों में जो जाली जैसा एक स्ट्रक्चर बना रहता है, मैट्रिक्स मतलब एक सघन जाल बना हुआ होता है कोलेजन का, और उसके बीच बीच में ये सारे मिनरल्स जमा होते हैं, और उससे वो उस बोन को हार्ड बनाते हैं। तो बोन फॉर्मेशन में ये एक जनरल चीज़ है जो बोन के पूरे कैल्शियम के पूरे संतुलन को दिखाती है, और इसमें बोन का बहुत इम्पोर्टेंट स्थान है। तो जब भी हमारे रक्त में कैल्शियम का स्तर बढ़ता है किसी भी वजह से, अगर वो 10 मिलीग्राम पर डीएल या 11 मिलीग्राम पर डीएल से ऊपर जा रहा है, तो जो थायराइड की ग्रंथियां हैं उनमें से एक हार्मोन बनता है जिसे कैल्सिटोनिन कहते हैं। ये कैल्सिटोनिन हार्मोन सेल के रीएब्जॉर्प्शन करने वाली जो कोशिकाएं होती हैं, सेल्स होती हैं, ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियो मतलब बोन, क्लास्ट वो सेल्स हैं, ऑस्टियोक्लास्ट वो सेल्स हैं जो हड्डियों के कैल्शियम के पुनर्अवशोषण में सहायक है, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम बोन्स। तो किडनी में भी जो रीएब्जॉर्प्शन है कैल्शियम का, वो कम होने लग जाता है। किडनी में जब यूरिन छनता है, उस वक्त उसमें से एक्स्ट्रा कैल्शियम को वापस एब्जॉर्ब किया जाता है। लेकिन जिस वक्त कैल्शियम का स्तर बढ़ जाता है, उस वक्त इस हार्मोन की वजह से इस पुनर्अवशोषण को रोक दिया जाता है। तो रक्त में कैल्शियम का स्तर नीचे आने लगता है, कैल्शियम लेवल डिक्रीजेज इन द ब्लड, और वापस से नॉर्मल कैल्शियम लेवल अचीव कर लिया जाता है। अगर कैल्शियम का स्तर नीचे जाने लगे, -10 मिलीग्राम पर डीएल, जो लोअर लेवल्स हैं उनकी तरफ जाने लगे, तो जो पैराथायरॉयड ग्लैंड्स है, जो थायराइड ग्लैंड है उसके ठीक पास में ही पैराथायरॉयड ग्रंथि या पैराथायरॉयड ग्लैंड होती है, जिसमें से एक पैराथायरॉयड हार्मोन रिलीज होता है, और इसका काम है ऑस्टियोक्लास्ट इन कोशिकाओं के काम को दोबारा से बढ़ा देना, जिससे कि वो बोन्स में से कैल्शियम को रक्त में छोड़ना शुरू कर देते हैं। रीएब्जॉर्प्शन बोन्स में से होने लग जाता है कैल्शियम का, और किडनी भी दोबारा से रीएब्जॉर्ब करने लग जाती है यूरिन में से कैल्शियम को। तो वापस से जो कैल्शियम का स्तर है रक्त में वो नॉर्मल हो जाता है, बढ़ जाता है, और वापस 10 मिलीग्राम पर डीएल पर आ जाता है। ये जो रीएब्जॉर्प्शन है यूरिन से, किडनी से, ये होता है। साथ साथ जो आंतों में, इंटेस्टाइन में जो भोजन से प्राप्त कैल्शियम है, उसका एब्जॉर्प्शन भी बढ़ जाता है
और विटामिन डी के निर्माण की प्रक्रिया में तेज़ी आती है, जिससे कि इस कैल्शियम को एब्जॉर्ब किया जा सके। तो ये एक पूरा ब्रीफ ओवरव्यू है कि किस तरह से रक्त में कैल्शियम के स्तर को हमेशा मैनेज करती है बॉडी, कि वो उस 10 मिलीग्राम पर डीएल के आसपास ही रहे, बहुत ज़्यादा उसमें उतार चढ़ाव न आए। उसके बाद जो दांतों की संरचना है उसमें जो कैल्शियम का हार्ड वाला फॉर्म है हाइड्रोक्सीपेटाइड, उसके साथ साथ केराटिन प्रोटीन होता है। केराटिन प्रोटीन इसके अलावा आपको अपने बालों में और नाखून में मिलता है, जो कि हार्ड होता है और डेड होता है। तो जो इनेमल है उसमें केराटिन की जाली होती है कोलेजन की वजह, क्योंकि दांतों में लचीलापन बिल्कुल भी नहीं चाहिए, और उसके बीच में हाइड्रोक्सीपेटाइड के फॉर्म में, ज़्यादा मात्रा में हाइड्रोक्सीपेटाइड के फॉर्म में कैल्शियम का मिनरलाइजेशन या उसका वो जमता है वहाँ। तो दांत इस तरह से हार्ड फॉर्म में रहते हैं। दांतों की जो फॉर्मेशन है वो भ्रूण जब 20 हफ्ते का होता है, फीटस जब मदर के वूम में, माँ के गर्भ में जब भ्रूण 20 हफ्ते का है, तब से ही दांतों की, जो दूध के दांत जिन्हें हम कहते हैं डेसिडुअस टीथ, उनकी फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है और जन्म के बाद 6 महीने तक चलती रहती है, जिसके कुछ समय बाद ही दांत निकलने शुरू हो जाते हैं। इसके बाद जो एक अगला इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कैल्शियम का, ये ब्लड क्लॉटिंग में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और जहाँ भी चोट लगती है, जहाँ घाव होता है, जहाँ से खून बह रहा है, वहाँ की सेल्स जो होती हैं वो एक सब्सटेंस, एक हार्मोन जैसा रिलीज करती हैं, एक सब्सटेंस रिलीज करती हैं जिसको थ्रोम्बोप्लास्टिन कहते हैं। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन एक प्रोटीन रहता है ब्लड के अंदर, प्रोथ्रोम्बिन। ये निष्क्रिय रूप में रहता है, इसको एक्टिव फॉर्म में लेकर आती हैं, सक्रिय रूप में लेकर आती हैं, जिसे थ्रोम्बिन कहते हैं। इस परिवर्तन के लिए, इस प्रोथ्रोम्बिन के थ्रोम्बिन में परिवर्तित होने के लिए, या इस कन्वर्जन के लिए कैल्शियम का होना बहुत आवश्यक है ब्लड में सही मात्रा में। अगर कैल्शियम की कमी होगी तो ब्लड क्लॉटिंग के प्रोसेस पे नेगेटिव इफेक्ट आएगा। जब थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाता है प्रोथ्रोम्बिन, तो वो एक नए दूसरे प्रोटीन फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है। फाइब्रिन मतलब रेशेदार प्रोटीन है, जिसका काम होता है घाव के ऊपर जाली बना देना, और जिसके अंदर ब्लड की सेल्स या रक्त कोशिकाएं फंसने लग जाती हैं, और थोड़ी देर बाद वहाँ पे एक थक्का जमने लगता है। तो कैल्शियम भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, जो अगर उसकी कमी होगी तो प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट नहीं होगा, जिसके कारण फाइब्रिनोजन का फाइब्रिन में कन्वर्जन नहीं होगा और ब्लड की क्लॉटिंग नहीं हो पाएगी। उसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हैं कैल्शियम के, उसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स। हमारी मांसपेशियां जो काम करती हैं कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के जरिए, आपको कोई भी मूवमेंट करना है, आपको चलना है या उठना है, पेन पकड़ना है, खाना खाना है, हर चीज़ में हम मसल्स का इस्तेमाल करते हैं। ये हमारी मोटर स्किल्स कहलाती हैं। तो जो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स है, अगर वो खिंचाव और फैलाव की क्षमता खत्म हो जाएगी मसल्स की, तो हम इस तरह का कोई भी काम नहीं कर पाएंगे, जो कि हमारे नॉर्मल लाइफ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसके लिए जो जोड़ हैं, जहाँ पे तंत्रिकाएं, नर्व्स, मसल्स आपस में जुड़ते हैं, जहाँ ब्रेन मैसेज देता है मसल्स को कि अब मूवमेंट करना है, उस तरह के जो जॉइंट्स होते हैं, वहाँ पर जब मैसेज आता है कि अब मूवमेंट करना है, तो कुछ रासायनिक प्रतिक्रियाएं होती हैं, जिसकी वजह से जो बोन्स के अंदर कैल्शियम है, उन जंक्शंस में जो कैल्शियम है, और जो मसल्स हैं उनके अंदर जो कैल्शियम है, वो एक खास मसल होती है, ट्रोपोनिन प्रोटीन होता है, ट्रोपोनिन उसके साथ बाइंड करती है, जिसकी वजह से उसकी संरचना में थोड़ा सा बदलाव आता है और वो सिकुड़ता है। उसके कारण मांसपेशियां सिकुड़ती हैं, और जब वो प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो वापस वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में आता है और उसमें फैलाव आता है। तो ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में सारे प्रोसेसेस पूरे हो जाते हैं, तभी आप इतने एफिशिएंटली किसी भी काम को कर सकते हैं। पर
यहाँ देखेंगे हम, ये मसल है अपनी पूरी लेंथ में, और जब हम कुछ भी काम कर रहे हैं तो इस सिकुड़ के इसका आकार छोटा हो गया, और जब आप काम कर लेते हैं तो ये दोबारा अपना फैलाव पूरा ले लेती है। तो कैल्शियम अगर नहीं होगा आपके सिस्टम में प्रॉपर, और मसल्स में उसका स्टोरेज नहीं होगा, तो मांसपेशियों में खास तौर पे जो ट्रोपोनिन प्रोटीन है, इसके साथ उसका कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा और उसके स्ट्रक्चर में चेंजेस नहीं आएंगे और कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन नहीं होगा। इसीलिए जिन लोगों को कैल्शियम की अगर बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी हो चुकी है, उनको मांसपेशियों में बहुत ज़्यादा ऐंठन और सिकुड़न, क्रैम्प्स उठने की समस्या रहती है। उसके अलावा कुछ हार्मोन्स में पाया गया है, जैसे एपिनेफ्रिन एक हार्मोन है जो लिवर में या यकृत में ग्लाइकोजेनोलिसिस, ग्लाइकोजन के टूटने की प्रक्रिया को करने के लिए हेल्पफुल है। जब भी हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो लिवर में जो ग्लाइकोजन स्टोर्ड होता है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, और उस ग्लूकोज को हम एनर्जी के लिए इस्तेमाल करते हैं, और ये एपिनेफ्रिन हार्मोन के साथ ये फंक्शन देखा गया है। इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो इस प्रोसेस को इफ़ेक्ट करती हैं, लेकिन एक प्रोसेस ये है जिसमें एपिनेफ्रिन हार्मोन के इफ़ेक्ट से ग्लाइकोजेनोलिसिस होता है। एपिनेफ्रिन जो हार्मोन है वो अपना काम करने के लिए कैल्शियम की उसको आवश्यकता है। तो कोशिका के अंदर इंट्रासेल्युलर सेल के अंदर के बायोकेमिकल प्रोसेसेस के लिए भी संदेशवाहक का काम करता है कैल्शियम। उसके अलावा कुछ इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स हैं जिनके बनने के प्रोसेस में उनके रिलीज के लिए कैल्शियम इम्पॉर्टेंट है, जिसमें से एक है इंसुलिन, दूसरा है पैराथायराइड और तीसरा है कैल्सिटोनिन। पैराथायराइड और कैल्सिटोनिन एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हार्मोन्स हैं, सप्लीमेंट्री हार्मोन्स कह सकते हैं हम, एक दूसरे के एंटागोनिस्ट हैं, एक दूसरे के विपरीत दिशा में काम करते हैं। जैसा अभी हमने हम जब कैल्शियम का बैलेंस जब हम पढ़ रहे थे तो हमने देखा कि अगर ब्लड में कैल्शियम की कमी हो रही है तो पैराथायराइड हार्मोन एक्टिव हो रहा है, और अगर कैल्शियम ज़्यादा हो रहा है तो कैल्सिटोनिन हार्मोन एक्टिव हो रहा है। इंसुलिन का नाम हम सब मेरे ख्याल से अच्छे से पहचानते हैं। इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो ब्लड के शुगर लेवल्स को कंट्रोल करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। यानी लंबे समय तक कैल्शियम की डेफिशिएंसी रहने से डायबिटीज़ का डेवलपमेंट हो सकता है, क्योंकि इंसुलिन काम नहीं कर पाएगा तो ब्लड शुगर लेवल्स कंट्रोल में नहीं रहेंगे और उससे डायबिटीज़ होने के चांसेस हैं। मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी एंड परमिएबिलिटी। मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी का मतलब है जो सेल्स हैं, हर सेल की एक मेम्ब्रेन होती है या झिल्ली होती है, कोशिका झिल्ली, जिसका सबसे खास गुण है उसकी परमिएबिलिटी, जिसको कि हम बोलते हैं सेलेक्टिव परमिएबिलिटी या चयनित पारगम्यता। इसका मतलब ये है कि ये जो मेम्ब्रेन है सेल की, इसमें ये समझ है, इसमें ये स्मार्टनेस है कि कौन सी चीज़ों को सेल के अंदर जाने देना है और कौन सी चीज़ों को सेल से बाहर आने देना है। तो जो कैल्शियम है वो इस सेल मेम्ब्रेन में जल के अंदर आने, अंदर बाहर होने को, सेल के अंदर वाटर जाएगा या उसके बाहर आएगा H2O के मॉलिक्यूल्स, और कई दूसरे आयंस, स्पेशली जो पॉजिटिव चार्ज वाले आयंस हैं, सोडियम है, मैग्नीशियम है, इन सबके सेल के अंदर बाहर आने जाने की प्रक्रिया पे प्रभाव डालता है कैल्शियम। कुछ एंजाइम्स हैं जो अपना काम करने के लिए उनको जब अपने सक्रिय अवस्था में आना होता है, एक्टिवेटेड स्टेज में आना होता है, तो उन्हें कैल्शियम की ज़रूरत है, जिसमें दो जो नाम यहाँ हम देख रहे हैं, लाइपेज और एटीपेज। लाइपेज मतलब फैट को तोड़ने वाला एंजाइम। अगर आपके बॉडी में कैल्शियम की डेफिशिएंसी है लंबे समय तक, तो जो फैट आप डाइट से ले रहे हैं उसके ब्रेकडाउन पे फ़र्क आएगा, या जो आपकी एडिपोज टिश्यू में जो आपकी स्किन के नीचे एडिपोज लेयर है उसमें जो फैट डिपॉजिट है उसको भी अगर ब्रेक डाउन करना है, वेट प्रोडक्शन के टाइम पे ये देखा गया है कि कैल्शियम की अगर डेफिशिएंसी है तो वेट लॉस इफेक्टिव नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो लाइपेज एंजाइम है, जो फैट को तोड़ने वाला एंजाइम है, वो
अच्छे से काम नहीं कर पाएगा कैल्शियम की कमी होने के कारण। और एटीपेज जो एंजाइम है, ये हम इससे समझ सकते हैं कि हमारी बॉडी में होने वाले बहुत सारे फंक्शंस नहीं हो सकते अच्छे तरीके से, ढंग से। ओवरऑल बॉडी हेल्थ पे इफेक्ट पड़ेगा अगर एटीपेज एंजाइम काम नहीं करेगा, क्योंकि एटीपेज एंजाइम वो है जो एटीपी, हमारे शरीर में ऊर्जा जिस रूप में संग्रहित रहती है, जिस फॉर्म में एनर्जी स्टोर्ड रहती है, जब हम उसको, हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तो एटीपी टूट करके हमें एनर्जी देता है, और वापस से जब हम डाइट से एनर्जी लेते हैं तो वो उसको वापस स्टोर करके फिर एटीपी के फॉर्म में आ जाता है। तो ये प्रोसेस चलता रहता है एक साइकिल के रूप में। जैसे ही हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, एटीपी टूटेगा और हमें एनर्जी मिलेगी काम करने की, और जब हम खाना खाएंगे उससे जो एनर्जी मिलेगी वो वापस एटीपी के फॉर्म में स्टोर होके इकट्ठी हो जाएगी बॉडी के अंदर, और जब हमें दोबारा ज़रूरत होगी तो वापस टूटेगा। तो ये चक्र जो है, ये जो प्रक्रिया है, ये चलती रहती है। अब एटीपेज एंजाइम अगर काम नहीं कर पाएगा तो एटीपी के टूटने के प्रोसेस पे फ़र्क आएगा। एटीपी के टूटने का प्रोसेस पे अगर फ़र्क आएगा तो हमें, हमारे शरीर में जितनी भी प्रक्रियाएं हैं, जितने भी प्रोसेसेस हैं जिनके लिए ऊर्जा की आवश्यकता है, एनर्जी की आवश्यकता है, उन सब पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, जब हम खाना खा के खाना एब्जॉर्ब करते हैं, भोजन का अवशोषण होता है, तब से ही बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनको एब्जॉर्ब करने के लिए एटीपी की ज़रूरत पड़ती है, यानी भोजन के अवशोषण पे ही प्रभाव पड़ने लगेगा। उसके अलावा आपके शरीर में बहुत सारी ऐसी प्रक्रियाएं हैं, वाइटल रोल्स हैं जो लगातार चलते रहते हैं और जिनको लगातार ऊर्जा की ज़रूरत होती है, जैसे दिल का धड़कना, सांस लेना, दिमाग का काम करना, भोजन का पाचन। ये सब बहुत ही एक्टिव प्रोसेसेस हैं जिनको कंटिन्यूस एनर्जी सप्लाई चाहिए। तो अगर इतनी जो बेसिक चीज़ है, एटीपी के टूटने से जो हमें ऊर्जा मिलती है, अगर वही प्रभावित हो जाएगी तो आपकी ओवरऑल बॉडी हेल्थ पे एडवर्स इफेक्ट दिखाई देंगे इस चीज़ के। इसलिए कैल्शियम का डाइट में होना बहुत ही ज़रूरी है। जो कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, उससे होने वाली जो बीमारी है उसका नाम है ऑस्टियोपोरोसिस, और ये शब्द जो है ग्रीक भाषा से आया है, जिसका मतलब होता है पोरस बोन्स या छेददार हड्डियाँ। तो ये एक सामान्य अस्थि है और ये एक ऑस्टियोपोरोटिक बोन है। जब हमने विटामिन डी के बारे में पढ़ा था तब भी हमने ऐसे से ही कुछ चित्र देखे थे, बट उसमें डिजीज़ का नाम था ऑस्टियोमलेशिया, क्योंकि वहाँ पे जो स्थिति हो रही है वो इसलिए हो रही है कि कंटिन्यूस जो रिपीटेड प्रेगनेंसीज थी वो जनरली फीमेल्स में पाई जा रही थी समस्या, और रिपीटेड प्रेगनेंसीज के कारण उनके कैल्शियम बोन्स में से लीच आउट हो रहा है। यहाँ कैल्शियम का डिपॉजिशन में ही प्रॉब्लम आ रही है। ये थोड़ा सा फ़र्क है दोनों में, लेकिन अल्टीमेट कंडीशन जो होती है बोन्स की वो ऑलमोस्ट सिमिलर होती है, और उसके इफ़ेक्ट भी सिमिलर होंगे। बोन्स में काफ़ी पेन रहेगा, मसल में वीकनेस आएगी और काम करने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मूवमेंट होगा होना, और अगर वेट ज़्यादा है तो बोन्स में इतनी ताकत ही नहीं रहती है कि वो उस वेट को बेयर कर सकें। प्लस बहुत जल्दी जल्दी फ्रैक्चर्स होने की प्रॉब्लम हो जाती है। एक समय तक इसको भी केवल महिलाओं में होने वाली समस्या समझा जाता था, क्योंकि पुराने समय में ऑस्टियोमलेशिया और ऑस्टियोपोरोसिस ज़्यादातर फीमेल्स को होता था, क्योंकि वो अंदर घरों में अंदर रहती थी, रिपीटेड प्रेगनेंसीज होती थी और उनकी डाइट में, उनके खाने पीने पे इतना ध्यान नहीं दिया जाता था, तो उनमें ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलती थी। लेकिन आज के समय में विटामिन डी की कमी बहुत कॉमन होने के कारण और कैल्शियम की डेफिशिएंसी भी कॉमन होने के कारण ये प्रॉब्लम अब दोनों जेंडर्स में दिखाई देती है। फिर भी महिलाएं 8% ज़्यादा रिस्क पे होती हैं, खास तौर पे मीनोपॉज या रजोनिवृत्ति के बाद। जो रिस्क फैक्टर्स हैं, किन लोगों को ज़्यादा हो सकता है ऑस्टियोपोरोसिस, उसमें सबसे पहला है जेंडर, जिसमें महिलाएं ज़्यादा खतरे में हैं ऑस्टियोपोरोसिस के। रेस, कौन सी प्रजाति है, तो जो अफ्रीका की तरफ के लोग हैं, वो एरियाज जहाँ पे सनलाइट बहुत अच्छी है और जिनकी लाइफस्टाइल में अभी भी फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, उन प्रजातियों में कैल्शियम की कमी कम देखने को मिलती है।
और जो जहाँ पे वाइट लोग रहते हैं या एशियन जो रेसेस हैं, उनमें ऑस्टियोपोरोसिस ज़्यादा देखने को मिलता है। जो छोटे साइज, हाइट और हेल्थ वाले लोग हैं, शुरू से जो पतले दुबले रहे हैं, उनमें ऑस्टियोपोरोसिस ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि बोन्स की हेल्थ के लिए बोन्स पे शुरुआती सालों में थोड़ा सा वेट पड़ना ज़रूरी है, जिससे उसको बेयर करने के लिए उनमें ज़्यादा कैल्शियम डिपॉजिशन हो। तो जो शुरू से शॉर्ट फ्रेम वाले बच्चे होते हैं, जिनका लाइट बॉडी वेट होता है, हमेशा पतले दुबले रहे होते हैं, उनकी हड्डियां कमज़ोर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। जिनके परिवार में काफ़ी ज़्यादा लोगों को ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम रही हो, तो इसका वंशानुगत भी इसको माना जाता है, हेरिडिटी डिजीज़ माना जाता है। फैमिली में अगर है तो जो नेक्स्ट जनरेशन्स हैं, उनमें ज़्यादा चांसेस हैं इनके होने के। कई ऐसी बीमारियां हैं, ख़ास तौर पे जो थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, उसके अलावा किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, जिनमें हड्डियां भी साथ में कमज़ोर हो जाती हैं, क्योंकि कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन पे फ़र्क पड़ता है। कई दवाइयाँ हैं ऐसी, जैसे ख़ास तौर पे जो दौरे पड़ने वाली, जो मिर्गी के दौरे और इस तरीके की चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए जो एंटी कन्वल्जेंट्स यूज़ किए जाते हैं। थायराइड, जब हाइपोथायराइडिज्म होता है, उस वक्त थायराइड के हार्मोन्स दिए जाते हैं, और आर्थराइटिस, गठिया और अस्थमा के मरीजों को जो दवाइयाँ दी जाती हैं, उनमें कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को इफ़ेक्ट करने की तासीर होती है। दे कैन इनहिबिट कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, और उससे बोन्स वीक हो सकती हैं। बहुत ज़्यादा कैफ़ीन इंटेक, 3.5 कप कॉफ़ी पूरे दिन भर में और 7 कप से ज़्यादा चाय अगर कोई लेता है पूरे दिन में, तो उसकी बॉडी में कैल्शियम एब्जॉर्प्शन लो हो जाएगा। बहुत ज़्यादा नमक खाने वाले लोग, अगर आपकी जो एक दैनिक आवश्यकता है उसमें 3 से 6 ग्राम तक नमक बढ़ा दिया जाए डाइट में, तो 7.5 से 10% तक, 7.5 to 10% तक कैल्शियम का एक्सक्रीशन बढ़ जाता है यूरिन में। स्मोकिंग एंड अल्कोहलिज्म, सिगरेट पीने वाले लोग, शराब पीने वाले लोगों में कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में कमी देखी जाती है। सिडेंट्री लाइफस्टाइल, बहुत जो फिजिकल एक्टिविटी जो नहीं होती है, शारीरिक अगर क्रियाशीलता नहीं है, बहुत ही आरामदायक जीवन शैली है, बहुत कम काम करना पड़ता है, तो बोन्स में वीकनेस आ जाती है। बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव की स्थिति में एक हार्मोन है एड्रेनलिन, उसका सेक्रीशन बढ़ता है, और उसके सेक्रीशन बढ़ने से कैल्शियम के रीअब्जॉर्प्शन पे और उसके यूरिनरी एक्सक्रीशन पे इंक्रीज आ जाता है। डाइट में सफिशिएंट कैल्शियम नहीं होना, या 25 से 30 ग्राम फाइबर से अधिक प्रतिदिन डाइट में लेने से, अगर मांसाहारी हैं, मीट खाने वाले लोग हैं, तो 180 ग्राम प्रतिदिन से ज़्यादा मीट डाइट में नहीं जाना चाहिए। कार्बोनेटेड बेवरेजेस, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ड्रिंक्स, थम्स अप, पेप्सी, ऐसी चीज़ें पीने से कैल्शियम की कमी हो सकती है शरीर में। बहुत ज़्यादा नमक खाने से, अगर किसी का लो बर्थ वेट रहा है और बचपन में उसका जो विकास की प्रक्रिया है वो पुअर रही है, ख़राब रही है, तो हड्डियां कमज़ोर हो सकती हैं। लो बर्थ वेट मतलब 2.5 किलो से कम अगर आपका जन्म के समय वजन रहा है, तो वो आपके आगे पूरे जीवन में ऑस्टियोपोरोसिस के खतरे को बढ़ा देता है। डिप्रेशन के केसेस में ऑस्टियोपोरोसिस ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि डिप्रेशन विटामिन डी की कमी के साथ भी एसोसिएटेड है। तो डिप्रेशन अगर होगा तो ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस हैं, क्योंकि अगर विटामिन डी की कमी इसका कारण है, तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन पे भी उसका प्रभाव पड़ता है। कैल्शियम का जो एब्जॉर्प्शन है वो 2 प्रक्रियाओं से होता है, पैसिव और एक्टिव। पैसिव का मतलब है जिसमें ऊर्जा की खपत नहीं होती है, एटीपी की आवश्यकता नहीं है, और जब आहार में बहुत अच्छी मात्रा में कैल्शियम जा रहा है, हाई कैल्शियम डाइट्स हैं, तो पैसिव डिफ्यूजन होता है। अपने आप जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, आंतों का जो कैविटी है, जहाँ भोजन रहता है पचने के बाद, वहाँ से अपने आप ज़्यादा कैल्शियम होने पर वो अपने आप इस मेम्ब्रेन को, जो इंटेस्टाइन की दीवार है, उसको क्रॉस करके और ब्लड में आ जाता है।
लेकिन जब आहार में कैल्शियम कम होता है, और जो कि ज़्यादातर केसेस में देखा जाता है, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट ही काम आता है। और 95% जो कैल्शियम है आहार का जो भी अवशोषित होता है, वो इसी मेथड से होता है, एक्टिव मेथड से। और इस एक्टिव मेथड के लिए एक कैरियर प्रोटीन है कैल्बिडिन, इसकी आवश्यकता पड़ती है। जो खाना पचा हुआ है उसमें जो कैल्शियम मौजूद है आंतों के अंदर, वो इस कैल्बिडिन प्रोटीन के साथ जुड़ता है, और फिर ये प्रोटीन इस कैल्शियम को यहाँ से लेकर के और आंतों की दूसरी तरफ, दीवार के दूसरी तरफ ब्लड पे छोड़ता है, और खुद वापस आकर के दोबारा से दूसरे कैल्शियम को लेकर के, मॉलिक्यूल को लेकर के छोड़ने जाता है। तो इस तरह से एक्टिव प्रोसेस है ये। एक्टिव इसलिए है क्योंकि जब भी इस तरह का कैरियर मीडिएटेड सिस्टम होता है, जहाँ पे एक प्रोटीन या कोई भी एक सब्सटेंस है जो दूसरे सब्सटेंस को ये दीवार क्रॉस कराने में मदद कर रहा है, तो एटीपी खर्च होता है, ऊर्जा खर्च होती है। और सबसे अच्छा जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है या एब्जॉर्प्शन है, वो आंतों की शुरुआती जो हिस्से हैं, ड्यूडेनम और जेजुनम, वहाँ पे होता है, क्योंकि वहाँ पे एसिडिक या अम्लीय पीएच रहता है, 6 के करीब रहता है। और अम्लीय पीएच जो है वो कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है। जितना भी कैल्शियम आप आहार में लेते हैं उसका 30 से 40% ही हम एब्जॉर्ब कर पाते हैं। तो अगर आपकी दैनिक आवश्यकता 1000 मिलीग्राम कैल्शियम की है, तो आपको कम से कम 1400 से 1500 मिलीग्राम कैल्शियम डाइट में लेना पड़ेगा, तब जा कर के उतना कैल्शियम बॉडी में एब्जॉर्ब होगा जितना आपकी रिक्वायरमेंट है। आरडीए में इस चीज़ को पहले से चेक करके ही आपकी दैनिक प्रस्तावित मात्राएं बनाई जाती हैं कि बॉडी को कितना चाहिए और डाइट से कितना लेना पड़ेगा। कैल्शियम के अवशोषण को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, उनमें से जो फैक्टर्स कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाते हैं, विटामिन डी की मौजूदगी। अगर विटामिन डी अच्छी मात्रा में बन रहा है शरीर में, तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन भी अच्छे से होता है। भोजन जो पचा है, जो डाइजेस्टिव मास है, जो पाचन तंत्र से जो खाना पहुंच रहा है इंटेस्टाइन तक, उसका पीएच एसिडिक अगर है, अगर वो अम्लीय पीएच पर है, तो एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा। लैक्टोज, लैक्टोज इज मिल्क शुगर, वो शर्करा जो दूध में पाई जाती है, जिसमें एक ग्लूकोज और एक गैलेक्टोज होता है। और यही कारण है कि मिल्क को कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है, क्योंकि लैक्टोज कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। और लैक्टोज केवल मिल्क शुगर में, मिल्क में या मिल्क प्रोडक्ट में मिलता है। प्रोटीन और फास्फोरस की प्रेजेंस से भी कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन अच्छा हो जाता है। कैल्शियम और फास्फोरस का आहार में जो अनुपात है वो 1:1 रहना चाहिए, और ये रेशियो मिल्क में भी नेचुरली फॉलो होता है। कैल्शियम और फास्फोरस का रेशियो सही रहता है, जिसकी वजह से मिल्क अपने आप में एक कंप्लीट सोर्स माना गया है कैल्शियम के लिए। और नीड फॉर कैल्शियम, यानी वो अवस्थाएं, वो फिजियोलॉजिकल कंडीशन जिनमें ग्रोथ हो रही है या घाव भर रहा है, जहाँ कैल्शियम की आवश्यकता ज़्यादा है, वहाँ पे अवशोषण भी ज़्यादा होता है, एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है। तो छोटे बच्चों में ग्रोथ पीरियड में डाइट का 60% तक कैल्शियम, जितना डाइट में कैल्शियम लिया गया है उसका 60% तक ग्रोथ पीरियड्स में, प्रेगनेंसी में, लैक्टेशन में एब्जॉर्ब होगा, क्योंकि इस वक्त कैल्शियम की आवश्यकता बढ़ी हुई होती है। वो फैक्टर्स जो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को कम कर देते हैं, उसमें ऑक्सैलिक एसिड और फाइटिक एसिड, ये भोजन में पाए जाने वाले ऐसे पदार्थ हैं जो कुकिंग के दौरान नष्ट हो जाते हैं ज़्यादातर। लेकिन अगर इनको रॉ, जैसे आप पनीर और टमाटर साथ में खाएं, तो टमाटर में ऑक्सैलिक एसिड होता है और पनीर में कैल्शियम होता है, तो वो कैल्शियम आपके काम नहीं आएगा। वो आपस में कंबाइन होकर के कुछ ऐसे कंपाउंड्स बना लेंगे जो बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। ऐसे ही फाइटेट्स दालों में ज़्यादा मिलते हैं, फाइटिक एसिड। कुकिंग के दौरान इनमें से काफ़ी चीज़ें भिगोने से, जब भी हम दालों को भिगो के रखते हैं फिर उसको कुक कर लेते हैं, और ऑक्सैलिक एसिड भी कुकिंग के दौरान काफ़ी नष्ट हो जाता है। तो कुक्ड फूड में इनका इम्पैक्ट इतना नहीं आता जितना कच्चे में आता है, लेकिन फिर भी उन चीज़ों को साथ में खाने से अवॉइड करना चाहिए जिसमें कैल्शियम और ऑक्सैलिक एसिड या फैटिक एसिड
मौजूद होता है। स्टिटोरिया का मतलब है स्टूल्स में जब फैट का एक्सक्रीशन स्टार्ट हो जाता है, किसी भी कारण से जब फैट आंतों के द्वारा एब्जॉर्ब नहीं हो पाता बॉडी में और स्टूल्स में या मल में बाहर निकल जाता है, तो उसको स्टिटोरिया कहते हैं। और स्टिटोरिया में क्या होता है कि जो कैल्शियम मौजूद है आंतों के अंदर, वो उन फैट्स के साथ मिलकर के सोप जैसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, क्योंकि सोप्स जो हैं वो क्या हैं, वो फैट के सॉल्ट्स हैं। क्योंकि फैटी एसिड है, फैटी एसिड के साथ कोई भी सॉल्ट, कोई भी एलिमेंट अगर जुड़ जाता है तो वो सॉल्ट के फॉर्म में आ जाता है, सोप के फॉर्म में आ जाता है। तो वो सोपी स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं और वो बाहर निकल जाते हैं। तो कैल्शियम का लॉस हो जाता है अगर फैट का एब्जॉर्प्शन सही नहीं हो रहा हो। इमोशनल इंस्टेबिलिटी अगर हो, बहुत ज़्यादा अगर मानसिक तनाव हो, उस कंडीशन में भी कैल्शियम के अवशोषण पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। इंक्रीज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोबिलिटी, किसी भी वजह से अगर आंतों में या पाचन तंत्र में बहुत देर तक खाना रुक नहीं पा रहा है, स्पेशली डायरिया जैसी कंडीशंस, अतिसार या डायरिया, या उसके अलावा बहुत ज़्यादा फाइबर अगर डाइट में चला गया है और फूड बहुत देर तक इंटेस्टाइन में नहीं रुक रहा है, तो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन पे फ़र्क पड़ता है। फिजिकल एक्टिविटी नहीं होने से कैल्शियम एब्जॉर्प्शन पे फ़र्क पड़ता है। एजिंग, उम्र बढ़ने के दौरान, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो पेट में बनता है, जो एसिडिक मीडियम चाहिए कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए, उसमें कमी आ जाती है। उसके अलावा विटामिन डी की फॉर्मेशन में प्रॉब्लम आती है थोड़ी बहुत। इन सब कारणों से एजिंग प्रोसेस जैसे जैसे आगे बढ़ता है, उम्र बढ़ती है, खास तौर पे मीनोपॉज के बाद महिलाओं में और 45 साल के उम्र के बाद इन जनरल कैल्शियम एब्जॉर्प्शन कम होने लगता है। बहुत ज़्यादा कैफीन और कुछ दवाइयाँ जिनको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, उनका इनटेक होने से कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। ये रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस हैं कैल्शियम के नए, जो अभी रिसेंट आए हैं, जिसमें जो मेन एंड वुमेन of any type of physical activity need 1000 milligrams of calcium per day। लैक्टेशन में 200 मिलीग्राम एडिशनल रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि जो मिल्क प्रोड्यूस होता है उसके लिए कैल्शियम चाहिए। और हर स्टेज पे कैल्शियम की रिक्वायरमेंट अगर हम देखते हैं तो करीब 15 साल तक आते आते ऑलमोस्ट अडल्ट के बराबर ये रिक्वायरमेंट हो जाती है कैल्शियम की। थैंक यू।